हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि रिचार्जेबल बैटरीज और रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। कल लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी सेल्स यानी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज की स्टडी करी थी और अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है रिचार्जेबल बैटरीज, है ना। सेकेंडरी सेल्स और सेकेंडरी बैटरीज और रिचार्जेबल बैटरीज। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें शेयर करनी है। जैसे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को जो बार बार आप पूछ रहे हो दैट इज़ सिलेबस। सिलेबस के बारे में आप लगातार पूछ रहे हो कि सर सिलेबस क्या आएगा। तो सिलेबस 30% तक सीबीएसई का रिड्यूस हुआ है। सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो 30% रिडक्शन हुआ है। पीडीएफ आपके पास है, ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। ये सिलेबस डिलीट हो चुका है ना। फिर भी मैं जब भी यूनिट स्टार्ट होगी, हमारी नेक्स्ट यूनिट जब भी स्टार्ट करेंगे, उस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जिस सिलेबस से जो डिडक्शन हुआ है, जो डिलीट हुआ है, वो यूनिट स्टार्ट होने से पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया, कंडक्टेंस वाला टॉपिक क्लियर। और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ई नोट सेल वैल्यू कैलकुलेशन, डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेशन एंड सेल बैटरीज, ये सिलेबस आपके पास है। उसमें फ्यूल सेल हटा देना, सेल बैटरीज। बाकी सारा सिलेबस एनसीईआरटी में से रिलीज़ कर दिया गया है। यूटी के लिए कोई चेंज नहीं अभी तक। यूटी से पहले आपका 30% रिड्यूस नहीं हुआ था, दैट्स वाई यूटी के सिलेबस में कंप्लीट आएगा जो आपको पढ़ाया गया वो। तो सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट। यूटी में कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है। यूटी का सिलेबस एज इट इज़ है जो पहले वाला था। लेकिन हाँ, हर यूनिट से जो सीबीएसई सिलेबस हटाया गया है फाइनल बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं हर यूनिट के बाद बताऊंगा। दूसरी बात, कोरोना और लॉकडाउन के चलते जितना भी आपका लॉस हो रहा है वो सबका हो रहा है। मीन्स आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नहीं है जिसको ये सब झेलना पड़ रहा है, वो हर किसी इंसान को झेलना पड़ रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके, थोड़ा सा पेशेंस रख के ओवरकम कर सकते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता ऑनलाइन, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है क्या चल रहा है। तो देखो बेटा, जो सिचुएशंस और जो सिनेरियो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। हो सकता है इस टाइम पे हमारा सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि हमें ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है। टीचर्स आपको फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोग भी उनको कोऑपरेट करें। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ इतना बोला, जितनी थ्योरी आपको करवाई जाती है वो थ्योरी स्टडी करें, चाहे वो बुक एनसीईआरटी हो चाहे प्रदीप हो। किसी भी बुक की हेल्प लेके अपनी थ्योरी सबसे पहले कंप्लीट करें। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है जो आपके सिलेबस में फ़िलहाल है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन स्टडी करना है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट के लास्ट में मैं सेंड करता हूँ। आज हमारी यूनिट का आखिरी टॉपिक है, दैट्स वाई मैं इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेंड कर दूँगा। उनको सोल्व करना है। जो सोल्व नहीं होता आप मुझे पर डाउट क्लास में बताएं या फिर आप ग्रुप में मैसेज करें, मैं वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ग्रुप पे भी सोल्व कर दूंगा, वापस आपको सेंड कर दूंगा सोल्व करके। ओके, तो इन बातों पर प्लीज़ ध्यान दें। सिलेबस के बारे में कन्फ्यूज ना रहें, अपनी स्टडी पे ध्यान दें। ओके, तो चलिए फिर अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो बचा हुआ है उसको, टॉपिक जो है आपका वो है सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज। यहाँ पे मैं दो बैटरीज की स्टडी करने वाला हूँ, दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। पहला हमारा सेल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी लगभग सब लोगों ने देखा है। आपके घर के इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, वो वाली बैटरी हो, चाहे आपकी कार के अंदर जो लगी हुई बैटरी है, वो कोई भी बैटरी हो, जो 12 वोल्ट की बैटरी हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, वो बैटरी एक रिचार्जेबल और सेकेंडरी सेल की फॉर्म में जाना जाता है और नाम होता है उसका लेड स्टोरेज बैटरी। एक्चुअली में लेड स्टोरेज बैटरी क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें लेड मेटल के एनोड और लेड मेटल से बने हुए कैथोड्स लगे हुए होते हैं। यानी उसका एनोड और कैथोड का मटेरियल, बेसिक मटेरियल जो होता है लेड होता है। स्टोरेज उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके आपको प्रोवाइड करवाता है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको सप्लाई करता है। दैट्स वाई उसको स्टोरेज बैटरी बोला जाता है। रिचार्जेबल बैटरी होती है ये,
ठीक है, और बैटरी है, दैट्स वाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। क्लियर है, कितने सेल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देयर आर 3 सेल्स, क्लियर, ऑफ ईच वोल्टेज 4 वोल्ट। कई बार बुक्स में आपको 2 वोल्ट के बारे में लिखा जाता है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एनोड और एक कैथोड। क्लियर है, कितने इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, एनोड और कैथोड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं खाली एनोड लिखूं या खाली कैथोड लिखता हूं तो उसकी वोल्टेज होगी 2 वोल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 4 इलेक्ट्रोड, ना सॉरी, दीज आर योर 3 सेल्स, दीज आर योर 3 सेल्स। और आपने बैटरी के ऊपर देखा भी होगा 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 बॉक्स उसके ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, हर डॉट एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। हर डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इलेक्ट्रोड को। और हर इलेक्ट्रोड की वोल्टेज 2 वोल्ट होती है, 2 वोल्ट होती है, 2 वोल्ट होती है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड लास्ट वन इज 2 वोल्ट। क्लियर, ये सारे मान लो आपके एनोड हैं, तो ऊपर वाले सारे क्या हैं, आपके कैथोड हैं। एक एनोड और एक कैथोड को मिलके एक सेल, एक एनोड एक कैथोड को मिला के एक सेल, एक एनोड एक कैथोड को मिला के एक सेल। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 3 सेल्स। और हर सेल की वोल्टेज 2 + 2 4 वोल्ट, 2 + 2 4 वोल्ट, 2 + 2 4 वोल्ट, टोटल 12 वोल्ट की आपकी बैटरी होती। कोई अगर आपसे खाली अकेले कैथोड के बारे में पूछता है, दैट इज़ नॉट द सेल, दैट इज़ हाफ सेल। अगर अकेले एनोड के बारे में पूछता है या अकेले कैथोड के बारे में पूछता है, दैट इज़ नॉट द कंप्लीट सेल, दैट इज़ हाफ सेल। एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए मुझे एनोड प्लस कैथोड की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो अकेले एनोड या कैथोड की वोल्टेज पूछता है, दैट इज़ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट + 2 वोल्ट, 1 सेल इज ऑफ 4 वोल्ट, 2 वोल्ट + 2 वोल्ट, 1 सेल इज ऑफ 4 वोल्ट, 2 वोल्ट + 2 वोल्ट, दैट इज 1 सेल इज ऑफ 4 वोल्ट, 1 हाफ सेल इज ऑफ 2 वोल्ट। बात समझ में आई? एक कंप्लीट सेल 4 वोल्ट का होता है, बैटरी आपकी 12 वोल्ट की होती है। सेल कंप्लीट, एक सेल आपका 4 वोल्ट का होता है। एक बैटरी जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है वो 12 वोल्ट की होती है। और अगर वो हाफ सेल की बात करता है, किसी इलेक्ट्रोड की बात करता है, वो 2 वोल्ट का होगा। ये कॉमन अंडरस्टैंड है। सेल अगर 4 वोल्ट का है तो हाफ सेल आपका कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का। कंप्लीट सेल अगर आपका 4 वोल्ट का है तो हाफ सेल कितने का होगा, 2 वोल्ट का। क्लियर है? एक रिचार्जेबल बैटरी जिसमें टोटल 3 सेल लगे होते हैं, हर सेल की वोल्टेज 4 वोल्ट होती है, कंप्लीट बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट होती है। बात करता हूँ मैं एनोड की सबसे पहले, और फिर बात करूँगा यहाँ पे कैथोड मटेरियल की। एनोड और कैथोड, एनोड वो पोजीशन जहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है और कैथोड वो पोजीशन जहाँ पे आपका रिडक्शन होना। ये जनरली बना होता है लेड मेटल का, मेटल लेड से बने होते हैं, और कैथोड जर्नली आपके बने होते हैं लेड ऑक्साइड के। ठीक है, लेड का एक कंपाउंड होता है लेड ऑक्साइड, जहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाली जाए तो दैट इज़ +4। ऊपर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो वो 0 होती है। निकालना आना चाहिए लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट, PbO2x लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट। हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, 2 ऑक्सीजन की -4, और ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई +4। तो यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन +4 होता है, लेड मेटल में 0 होता है। तो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल बैटरीज में पढ़ने का तरीका बताया था। पहले एनोड देखो, फिर कैथोड देखो, फिर इलेक्ट्रोलाइट देखो। इलेक्ट्रोलाइट जर्नली यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी लगभग 1.28 ग्राम पर ml होती है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इतनी डेंसिटी का यहाँ पे आपका H2SO4 यूज किया जाता है, और 38% बाई मास, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, उस पर कन्फ्यूज मत होना, 38% बाई मास। ठीक है, तीनों चीज़ समझ में आ गई। एनोड आपका मेटल होता है लेड, कैथोड मटेरियल में लगा होता है लेड का कंपाउंड लेड ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है डाइल्यूट H2SO4 दैट इज़
पर 38% बाई मास, यानी 100 ग्राम H2SO4 में आपके पास सिर्फ 38 ग्राम H2SO4 है, बाकी बचा हुआ अमाउंट किसका होगा, वाटर का होगा। और ये आपने देखा भी होगा, कई बार कहते हैं ना पानी कम हो गया बैटरी में तो पानी डाल दो लाके, तो पानी जो डाला जाता है वो पानी क्या होता है यहाँ पे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। कितनी परसेंटेज तक, 38% होता है। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इसका। ये आपका कंप्लीट कंटेनर है जो प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपके एनोड मटेरियल का पार्ट होता है, फर्स्ट एनोड, सेकंड एनोड एंड दिस इज योर थर्ड एनोड मटेरियल। ये एनोड की ट्यूब्स हैं, मैं इनको नेगेटिव से दिखा देता हूँ। और ये एनोड किसका बना हुआ था वो भी आपको पता है, एनोड किसका बना हुआ है, लेड मेटल का। फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज योर कैथोड, दिस इज कैथोड, दिस इज ऑल्सो कैथोड एंड दिस इज थर्ड कैथोड। तो 3 एनोड 3 कैथोड, और एनोड प्लस कैथोड से बनता आपका, एनोड प्लस कैथोड से बनता है एक सेल। और जब सेल्स का कॉम्बिनेशन रखा जाए तो मिलता है फिर हमें क्या, एनोड और कैथोड सेल बनाते हैं, और सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलती है बैटरी। और इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है नीचे तक, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जिस इलेक्ट्रोलाइट का नाम होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 38% बाई मास, और डेंसिटी इज 1.28 ग्राम पर मोल। डेंसिटी इज 1.28, और एग्जैक्टली राउंड ऑफ फिगर में लिखा जाए तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 1.30 ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देख लीजिए एक बार, एनोड, कैथोड और आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब वर्किंग कैसे करता है, मीडियम एसिडिक है, वर्किंग कैसे करेगा ये मटेरियल वो देख लेते हैं। तो एक तो रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी जब आप बैटरी को यूज करते हो उस टाइम कौन सी रिएक्शन होगी, जब हम बैटरी को यूज करते हैं अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन केमिकल रिएक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा वो करंट जनरेट करेगा, यानी सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बात पे ध्यान देना भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहा हूँ। जब भी बैटरी आपकी यूज होगी, अंदर जो रिएक्शंस होंगी उनके बाद एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि हर सेल को मैं कौन सा सेल बोलूँगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दैट्स मीन दे विल वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड हमेशा रिएक्शन देता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है, इंक्रीज। लेड जो था वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू दी लेड सल्फेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सल्फेट पे चार्ज जो होता है, SO4 पे जो चार्ज होता है वो 2- होता है, तो लेड पे चार्ज कितना आ गया, +2। दिस इज ऑक्सीडेशन। या सल्फेट एक्स्ट्रा है तो ऐड हेयर सल्फेट, SO4 2- -2 इधर है तो मैंने इधर भी कितना कर दिया, -2। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ध्यान से देख लीजिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लेड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो गया लेड +2 में। SO4 पे -2 चार्ज होता है, दैट्स वाई लेड पे चार्ज आया +2। रिएक्शन एट कैथोड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली रिडक्शन बोला जाता है। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, इससे डिक्रीज करेगा +2 आ सकता है, और डिक्रीज कर जाए तो 0 आ सकता है ना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जनरली लेड ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड टू दी लेड सल्फेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। यहाँ पे भी मैंने बताया था कितनी थी, +2। अब यहाँ सल्फेट एक्स्ट्रा है ना, इधर कहीं सल्फेट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, SO4 2-। क्लियर। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गए, कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, 2। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, 2H2O। क्लियर है। यहाँ पे आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, सल्फेट वाले ऑक्सीजन कंप्लीट थे, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ।
एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा है तो आपको 2 क्या ऐड करने पड़े, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन फिर से गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, इधर गिनो 2 2 जा 4, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है 4, और इधर कितने हाइड्रोजन, कुछ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कितना ऐड कर दिया 4H पॉजिटिव। अब फिर से एक दिक्कत क्रिएट हुई। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहाँ देखो चार्ज कितना -2, एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना +1, 4 हाइड्रोजन पे कितना होगा 4+, और ओवरऑल चार्ज बचा कितना +2। इधर चार्ज आपके पास +2 और इधर चार्ज कितना 0, कोई चार्ज ही नहीं है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब -2 हुआ, चार्ज कितना बना 0, है ना। फिर से समझो इसी बात को, देखो इसी रिएक्शन को मैं फिर से बताता हूँ। लेड ऑक्साइड PbO2 कन्वर्टेड टू दी लेड सल्फेट। ओके, यहाँ पे आपके पास सल्फेट आयन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे सल्फेट आयन है नहीं, तो सल्फेट आयन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया SO4 2-। सल्फेट सल्फेट बैलेंस, लेड लेड बैलेंस, बात रह गई ऑक्सीजन पे। इधर 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई इधर तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल। फिर गड़बड़ किसकी हुई, हाइड्रोजन की। 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी कितने ऐड कर दिए 4H+। क्लियर। नाउ देखो इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है -2, इस हाइड्रोजन एटम पे कितना है +1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 4, ओवरऑल चार्ज बच गया आपके पास +2। इधर चार्ज कितना है 0, तो चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ। तो या तो इधर भी +2 लेके आओ, या इधर कितना कर दो -2, ताकि नेट चार्ज कितना हो 0। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 2 क्या ऐड कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर रिडक्शन। पहले मैंने सल्फेट बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे किसको ऐड कर दिया H पॉजिटिव आयंस को। चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे किसको ऐड किया इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये वो 2 रिएक्शंस हैं जो एनोड और कैथोड पे होती हैं। कब, जब भी कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो कुछ इस टाइप की रिएक्शंस वो शो करती है। क्लियर है जी, सबको समझ में आ गई। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आओ ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ना सॉरी ड्यूरिंग चार्जिंग, डिस्चार्ज में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग चार्जिंग। जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो क्या होगा, सोचो एक बार। बाहर से करंट देते हो, अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना। ऊपर क्या हुआ था, अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से बाहर करंट मिलता था। कौन सा सेल था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और रिएक्शंस अब क्या हो जाएंगी, जस्ट रिवर्स, कुछ भी नहीं करना है। जो रिएक्शन आपको फॉरवर्ड लिख रखी थी वो रिएक्शन क्या कर देना बैकवर्ड। देखो जैसे यहाँ लेड जमा सल्फेट से क्या बनता है, लेड सल्फेट जमा 2 इलेक्ट्रॉन, तो उल्टा लिख दो। उल्टा लिखा तो लेड सल्फेट जमा 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू दी लेड जमा में सल्फेट। लिख दिया इस रिएक्शन को उल्टा, जस्ट अपोजिट कर दिया डिस्चार्जिंग के टाइम पे। जो रिएक्शन डिस्चार्जिंग में हो रही थी, ठीक है, वही रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी कब, जब सेल चार्ज होगा। क्लियर है। फिर ये रिएक्शन उल्टा लिख दो, इस रिएक्शन को उल्टा लिखा तो PbSO4 प्लस में 2H2O गोज टू दी PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ देखो ये रिएक्शन रिडक्शन है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, रिएक्शन कौन सी है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, रिएक्शन कौन सी हो रही है रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा कैथोड पे, और ये कहाँ होगा हमेशा एनोड पे। रिएक्शन को उल्टी कर दो, इलेक्ट्रोड्स को उल्टा कर दो। रिएक्शन को उल्टा किया तो ये लेड सल्फेट प्रोडक्ट में था, लेड सल्फेट रिएक्टेंट में लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, लेड और सल्फेट प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन को उल्टा किया, साथ में इलेक्ट्रोड्स को उल्टा कर दो, जो एनोड लिखा हुआ वहाँ क्या लिख देना कैथोड, और जहाँ कैथोड लिखा हुआ वहाँ पे क्या लिख देना एनोड। क्लियर है। पहले तो इलेक्ट्रोड्स को उल्टा कर दो, जहाँ कैथोड लिखा हुआ एनोड लिख दो, जहाँ एनोड लिखा हुआ कैथोड लिख दो। तो ये बन गया कैथोड और ये बन गया एनोड, बन गया ना कैथोड और एनोड। इसके बाद जो रिएक्शन है उसको भी क्या कर देना जस्ट उल्टा, रिएक्शन को उल्टा कर दिया। ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, क्या कट गया 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कट गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया लेड सल्फेट प्लस 2 हो गए वाटर मॉलिक्यूल प्लस
लेड प्लस लेड का ऑक्साइड प्लस में 2 हो गए SO4 2 माइनस प्लस में हो गए 4 H+। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया, रिचार्जेबल बैटरीज, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, यूज होती है, 2 टाइप की रिएक्शन है। ओवरऑल पूछे तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाते हैं, बाकी सब कुछ जोड़ के लिखना। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उस टाइम पे ये रिएक्शन होती है, और जब बैटरी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करती है, और रिएक्शंस को जस्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, और जो आपके इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर देना। ये होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। 99.9% चांस है पेपर में आता है, चाहे वो रिएक्शंस पूछे या कंस्ट्रक्शन पूछे, एनोड कैथोड पूछे, एक चीज़ जरूर पूछता है, चाहे डिस्चार्जिंग रिएक्शन पूछे या चार्जिंग रिएक्शन पूछे। एक रिएक्शन याद करनी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों याद नहीं करनी। डिस्चार्ज का याद कर लो, चार्जिंग जस्ट उल्टे हो जाते हैं इनके। ओके, तो देखो इसको, नेक्स्ट इज निकिल कैडमियम बैटरी। नेक्स्ट बैटरी इज निकिल कैडमियम बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी है, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी है ना, ये भी एक रिचार्जेबल टाइप की बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। इस बैटरी के अंदर क्या होता है कि 2 टाइप के एक एनोड है और एक कैथोड है। 2 इलेक्ट्रोड हैं हर एक बैटरी की तरह, एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड। एनोड जनरली बना होता है कैडमियम मेटल का, एनोड जो होता है वो कैडमियम मेटल से बना हुआ होता है। कैथोड जो होता है वो निकिल ऑक्साइड से बना हुआ होता है। और इतनी सेल बैटरीज पढ़ ली, उसमें एक बात तो कन्फर्म हुई होगी कि जब भी कैथोड बनाया जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटेरियल लिए जाते हैं। जैसे पिछली बैटरी में हमने यहाँ पे लेड ऑक्साइड लिया था, ऊपर लेड लिया था, है ना। इस बार यहाँ पे भी कैडमियम है और यहाँ पे निकिल का क्या है, ऑक्साइड है। तो निकिल ऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकिल की, कैडमियम में 0 है। इलेक्ट्रोलाइट एज यूजुअल, लेड स्टोरेज बैटरी को छोड़ दो तो हर किसी में इसी का यूज किया गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन की जहाँ तक बात करें, एनोड रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन होती है कैथोड रिएक्शन। एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिएक्शन होती है आपकी रिडक्शन। कैडमियम कन्वर्टेड टू कैडमियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड ऐड कर देता हूँ। चार्ज बैलेंसिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा दिया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज NiO2 कन्वर्ट टू NiOH होल ट्वाइस। NiOH होल ट्वाइस होता है ना, सही है। इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका एडिशन होता है और प्लस में 2 OH माइनस रिलीज हो जाते हैं। दिस विल बी योर रिएक्शन। फिर से लिख देता हूँ मैं इस रिएक्शन को, समझो। देखो, NiO2 कन्वर्ट टू NiOH होल ट्वाइस, +4 से +2, प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल, सो हेयर विल बी 2 OH माइनस। और रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे क्या रखे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो एक एनोड वाली रिएक्शन 2OH माइनस गोज टू दिस CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक कैथोड वाली NiO2 प्लस में 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू दी NiOH होल ट्वाइस प्लस में 2OH माइनस। कैंसिल, दिस इलेक्ट्रॉन कैंसिल, NiO2 प्लस Cd प्लस 2H2O goes to the CdOH whole twice plus में NiOH whole twice. This will be your overall reaction. This will be your net overall reaction.
दिस विल बी योर ओवरऑल रिएक्शन। ये निकल कैडमियम बैटरी होती है, ठीक है। जनरली इसकी जो ईएमएफ होती है, इस सेल की जो ईएमएफ होती है वो ऑलमोस्ट होती है 1.4 वोल्ट। पहले मोबाइल फ़ोन में भी इसका यूज़ किया जाता था, अब तो जनरली लिथियम आयन बैटरी होती है, उसमें कैडमियम और निकल बैटरी यूज़ नहीं करते हैं। अभी जो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उसके अंदर जनरली लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करते हैं। पहले यूज़ की जाती थी निकल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरी, है ना। तो ये भी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें रिएक्शन ये रिएक्शन डिस्चार्जिंग के टाइम पे हो रही है। चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन लिखनी है तो पहले लिखो एनोड को बना दो कैथोड, कैथोड को बना दो एनोड, और रिएक्शन को जस्ट रिवर्स, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शंस आपकी दोनों सेल्स में, दोनों बैटरीज में होती है। कौन कौन सी में? लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। तो ये सिलेबस था जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार टॉपिक्स और उनका ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आपके सिलेबस में अभी लिखे हुए हैं सीबीएसई सिलेबस में। सबसे पहले हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल क्या होता है और सेल किससे मिलके बनता है। सेल जनरली एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स, यानी एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का नाम होता है कैथोड, और एक इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बना होता है। एनोड वो पोजीशन होती है जहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ हमेशा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की जहाँ तक बात करी जाए, रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू दी ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। याद रख सकते हो आप किस तरीके से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कैथोड। दो टाइप के सेल होते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट सब इनपुट की फॉर्म में दिया जाता है और फिर होती है एक केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी वजह से आउटपुट की फॉर्म में आपको करंट मिलता है। ऐसे सेल को जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। जिस सेल में एक रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, लेकिन एक करंट देने से केमिकल रिएक्शन हो जाए तो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पोलैरिटी याद करने का एक मेथड बताया था इसके लिए, LOAN। L का मीन्स होता है लेफ्ट हैंड, O का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, A का मीन्स होता है एनोड और N का मीन्स होता है नेगेटिव। यानी लेफ्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रोड रखा जाता है उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है तो इम्प्लाइजस कैथोड आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। सेम इधर भाई आपका एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा तो हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो चेंज क्या है, चेंज कहाँ आता है, पोलैरिटी में। एनोड की पोलैरिटी यहाँ नेगेटिव होती थी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव कैथोड होता था, यहाँ कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? तो ये बातें समझ में आ गई। ये बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक हैं। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कब एनोड पॉजिटिव होता है, कब एनोड नेगेटिव होता है, कब कैथोड नेगेटिव होता है, कब कैथोड पॉजिटिव होता है। चेंज नहीं आएगा कहाँ पे, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन देगा, कैथोड हमेशा क्या देगा, रिडक्शन, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल में और चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर है? दोनों सेल्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसको हम जनरली पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में याद करते हैं। अगला टॉपिक मैंने पढ़ाया था फैराडे लॉ, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हमने कंडक्टेंस पढ़ी थी। कंडक्टेंस का मतलब होता था किसी भी पार्टिकल की एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी पार्टिकल की एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली नोन एज कंडक्टेंस, और एबिलिटी टू स्टॉप और रेजिस्ट द करंट फ्लो इज नोन एज रेजिस्टेंस, विच वॉज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू
IR, दैट इज R इज इक्वल्स टू V/I। यूनिट की जहाँ तक बात करूँ, ओम इसकी यूनिट होती है, इस सिंबल से ये रिप्रेजेंट होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, एबिलिटी टू स्टॉप द करंट is resistance, ability to allow the current through it is conductance, 1/R, so that is unit will be ohm inverse, which is also known as Simons, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। आफ्टर दैट कंडक्टेंस इन स्पेसिफिक यूनिट्स, that is specific, no sorry, resistance in specific units, that is specific resistance or resistivity, specific resistance or resistivity, that is rho, implies as rho is resistivity or specific resistance, which is equals to R into A/L। यूनिट की जहाँ तक बात करी जाए, R की यूनिट होगी ओम, एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर। कट होने के बाद यूनिट बचेगी आपके पास ओम सेंटीमीटर। दिस इज यूनिट फॉर योर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। सो यूनिट विल ऑल्सो रेसिप्रोकल। ओम का इनवर्स ओम पावर -1, सेंटीमीटर का इनवर्स सेंटीमीटर पावर 1 -1। ओम इनवर्स में बी रिटन एज साइमोन्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, Simons centimeter inverse. This is unit for resistivity, ohm centimeter. This will be the unit for conductivity, Simons centimeter inverse. This will be the unit for conductance, ohm inverse or Simons. This will be unit for resistance, ohm or OHM. सिंबल में लिख दो या किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 टू कन्वर्ट्स लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट विल बी साइमोन्स सेंटीमीटर, ठीक है, और मोल इनवर्स। क्लियर है? साइमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C, कप्पा अपॉन में नॉर्मेलिटी इनटू में थाउजेंड्स। दिस विल बी योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, एक सेकेंड यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था भाई, भूल गया था मैं लिखना, बोल तो दिया था साइमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी यूनिट होगी साइमोन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। 1000 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि लीटर को कन्वर्ट किया जा सके किसकी फॉर्म में, लीटर कन्वर्ट किया जा सके सेंटीमीटर क्यूब में, और क्यूब का 1 सेंटीमीटर कट हो जाता है यूनिट कन्वर्जन के दौरान, तो बचता सिर्फ सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपकी फॉर्मूलेज होते हैं किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए। कंडक्टर्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था हमने। एक कंडक्टर आपके थे मेटालिक कंडक्टर, और दूसरे कंडक्टर्स थे आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक वो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट जब वो एक्वा स्टेट में होते हैं तब, लाइक सोडियम क्लोराइड। जब ये अपने आयंस में ब्रेक होगा तभी ये कंडक्टेंस शो कर सकता है, अदरवाइज कंडक्टेंस शो नहीं करता। यानी कंडक्टेंस इज ओनली ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द सोल्ट। मेटालिक कंडक्टर सिल्वर वायर, कॉपर वायर, निकिल वायर, आयरन और गोल्ड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिसोसिएशन। कभी ऐसा नहीं होता कि मेटल का वायर टूटा फिर उसमें करंट आया, नहीं, मेटल के वायर में जब मेटल का वायर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है उसमें करंट फ्लो होगा। दूसरा, टेम्परेचर को बढ़ाने पे मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस नॉर्मली डिक्रीज करती, जबकि इनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये 1-2 डिफरेंस थे किसके बीच में, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट जो था वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स
विद डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडक्टेंस टर्म्स का चेंज आता है। जैसे पहला मैं चेक कर रहा हूँ किसके बारे में, कप्पा के बारे में। कप्पा के बारे में अगर चेक किया जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा ऑलवेज डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, यानी जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हो ये डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, है ना। अगर पेपर में एक्सप्लेन करना आ जाता है कि कप्पा की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ घटती दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करता जाता हूँ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, और ये यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है। जब यूनिट वॉल्यूम में आयंस ही नहीं बचते तो किस नाम की कंडक्टेंस, है ना, वो डिक्रीज कर जाएगी। दूसरी बात थी लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट, दे ऑल्सो दे इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, डाइल्यूशन करते जाओगे, उनकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती। क्यों? फॉर्मूला कह रहा है जी, लैम्डा मोलर इन्वर्सली टू मोलैरिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्वर्स टू नॉर्मेलिटी, एंड बोथ आर कंसंट्रेशंस। जब डाइल्यूशन करते हो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जब कंसंट्रेशन घटाते हो या डाइल्यूशन करते हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दिस इंक्रीज इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोनों के लिए इनकी वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। और मैक्सिमम पाई जाती है एट जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी डाइल्यूशन। जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी डाइल्यूशन दोनों सिंबल्स बुक में लिखे जाते हैं, जीरो कंसंट्रेशन भी और इन्फिनिटी डाइल्यूशन भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक्सप्लेनेशन होगी, मोर आयंस आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अपॉन डाइल्यूशन। वाई? बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको डाइल्यूट करने पे वो डिसोसिएट होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं उसके नंबर ऑफ आयंस, और जितने नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? कंडक्टेंस होगी। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट टूट जाता है, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, बट आयंस आर टू क्लोज टू ईच अदर दैट दे कैन नॉट मूव। जब मैं डाइल्यूट करता हूँ तो आयंस एक दूसरे से दूर होना शुरू होते हैं और उनकी कंडक्टेंस एबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। तो आयंस बिकेम मोर फ्री, आयंस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा फ्री हो जाते हैं जब डाइल्यूशन किया जाता है। तो क्लियर है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आयंस बिकेम मोर फ्री। और स्ट्रॉन्ग की बढ़ती है क्यों? क्योंकि वीक की बढ़ती है क्यों? क्योंकि मोर आयंस आर फ्री। और स्ट्रॉन्ग की बढ़ती है क्यों? क्योंकि आयंस बिकेम मोर फ्री। स्ट्रॉन्ग में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वीक में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। दोनों का ग्राफ भी प्लॉट करवाया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिखी थी हमने। यहाँ पे कंडक्टेंस लिखी जाती है या √C होता है। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑलरेडी हाई थी और वैल्यू इंक्रीज होगी। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और √C आता है डी बाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन से, लैम्डा मोलर एट कंसेंट्रेशन C बराबर लैम्डा मोलर एट जीरो कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन B√C। B को एक कांस्टेंट बोला जाता है, इस इक्वेशन को डी बाई हक्कल इक्वेशन बोलते हैं, और इस सिचुएशन को बोलते हैं लैम्डा जीरो और लैम्डा इनफाइनाइट। मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ हार्ड टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जीरो कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना हार्ड होता है, बिकॉज वी कैन नॉट रीच अप टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईजीली। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। यहाँ पे अगर ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, और जो दो पैरेलल लाइन होती है वो सिर्फ कहाँ में ऐड करती है? इनफाइनाइट में,
है ना। दो पैरेलल लाइंस हमेशा इन्फिनिटी पे मिलती हैं, इसलिए बहुत हार्ड होता है कि दोनों चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट यहाँ पे आप लिमिटिंग मोलर और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पाएँ। इसके बाद कोलराड्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने पहले बता दिया एनोड कैथोड के बारे में, पोलैरिटी के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। बात बचती है किसकी, ईएमएफ की या स्टैंडर्ड पोटेंशियल की। टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स इज जनरली नोन एज EMF of the cell or electrode potential. Tendency of an electrode to gain or lose the electron is known as electrode potential. उसके बाद बात करें what is the SRP value, standard reduction potential to gain, tendency to gain electrons at standard conditions. Standard conditions में आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाई E0 सेल। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल वैल्यू फिक्स्ड होती है, क्लियर है। किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल वैल्यू फिक्स होती है और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर E0 सेल वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके आप E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हो जिसकी वैल्यू इक्वल होगी E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन और E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। आपको इनका साइन तभी चेंज करना है जब दोनों वैल्यू आपको डिफरेंट सिनेरियो में दे रखी हो, एक रिडक्शन में दे रखी हो और एक किस में दे रखी हो, ऑक्सीडेशन में, क्लियर। अदरवाइज एज इट इज यूज करोगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इस बात पे ध्यान दें न्यूमेरिकल में कि सारी वैल्यू आपको SRP दे रखी हैं, रिडक्शन में दे रखी हैं। अगर रिडक्शन में नहीं दे रखी हैं तो आप उसको चेंज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई कॉपर 2 से कॉपर के लिए और एक वैल्यू आपकी लिख के दे दी जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ये 0.76 वोल्ट है, इसको तो ध्यान से देखा तो ये +2 से 0 गया है, तो ये तो रिडक्शन है, सही है। लेकिन इसको इसने क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, E0 जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक वैल्यू होगी, साइन को जस्ट रिवर्स कर देना। यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन दिया हुआ था, मुझे हमेशा क्या चाहिए यहाँ पे SRP डेटा, दैट्स वाई मैंने इसका साइन क्या कर दिया, रिवर्स। ओके। दूसरी एप्लीकेशन जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है। हाइयर द SRP वैल्यू हाइयर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका हमेशा होगा रिडक्शन और वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हमेशा किसकी तरह वर्क करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SRP ज़्यादा, उसका पहले रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। डेल्टा G0 कैन बी कैलकुलेटेड -NF E0 ऑफ सेल, F इज फैराडे 96500। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा G इज इक्वल्स टू -RT 2.303 लॉगरिथमिक ऑफ K। लॉग पेपर में सोल्व नहीं करवाता है, उन्हें 2 बार क्वेश्चन पूछा, दोनों बार लॉग के पूछा है। अगर सोल्व भी करवाता है एंटी लॉग लेना, 10 की पावर रेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था नस्ट इक्वेशन A + B गोज टू दी B + A। तो नस्ट इक्वेशन कहती है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल -0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन चेंज, और ये वैल्यू तब वैलिड है जब टेम्परेचर रखा जाए 298 केल्विन। लॉगरिथमिक ऑफ प्रोडक्ट आयंस डिवाइड बाय रिएक्टेंट आयंस, आयंस प्रोडक्ट आयन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस। ओके, तो ये आपका था। इसके बाद हमने पढ़ी थी हमारी सेल और बैटरीज, जो लेटेस्ट टॉपिक था, ठीक है। आखिरी में मैंने करवाया फ्यूल सेल हमारे सिलेबस में नहीं है, कोरोजन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको जब थ्योरी हो जाए क्वेश्चन सोल्व करने, NCERT के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।